नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है प्यारे साथियों, हम 500 क्वेश्चनों की टॉप क्वेश्चनों की सीरीज लेके चल रहे हैं और उस सीरीज का ये आज का छठा वीडियो है। इस सीरीज का ये छठा वीडियो है। इस क्लास में मैं आपको 180 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। आज 180 से आगे करेंगे, तो वीडियो तो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ दोस्तों, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ जिससे कि आपके 500 क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएं, तो मैं और भी क्वेश्चन आपको दे सकूं। ठीक है, अब वो टाइम चला गया कि मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊं और आप अच्छे से मजे से पढ़ें। अब तो आपको रिवीजन करना है। जो मेरे प्यारे साथी पीछे तैयारी करके आए हैं उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उनको वो कंटेंट दिया जाए जो उनको आता है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हमें अब छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। उन्हीं चीज़ों का वो रिवीजन करें जो परीक्षा में आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन उनको पता है, नहीं पता है तो अब पता करके कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब तो सिर्फ जितने क्वेश्चन हम पढ़ सकें, याद कर सकें, ध्यान रख सकें, वो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो विज्ञान में मैं 500 क्वेश्चन की जो सीरीज लेके चल रहा हूँ वो पटवार परीक्षा 2021 को लेकर के महत्वपूर्ण है। जितने भी आरपीएससी और जो भी आपका आरआईएसएम एसएसबी बोर्ड है, उसने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं पीछे के एग्जामों में, उन सभी क्वेश्चनों को मैं एक जगह लेके आया हूँ और उनमें भी 500 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्लास को। क्लास बहुत बेहतर होने वाली है। जैसा कि आपको पता है प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि टॉपिक आपके कितने हैं, 3-4 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान। इसके मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक करवाने वाला हूं। इसके 200 क्वेश्चन। अब 201 नंबर क्वेश्चन से जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे मानव शरीर के। अब मानव शरीर में आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, जितने भी तंत्र हैं आपके वो सारे तंत्र आ जाएंगे। और दोस्तों इस चैप्टर के यानी इस मानव शरीर के लगभग मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। 300 नहीं तो 250 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। और पीछे आपके जो बचते हैं, विटामिन हो गया, रोग हो गया, 100 क्वेश्चन इनके करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन इनके करवाऊंगा। कहने का मतलब क्वेश्चन मैंने आपको 500 लिख के दिए हैं, लेकिन 500 के मैं दूंगा आपको 550 के लगभग क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। बस एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, एक बार विश्वास करके देखिए और पढ़ के देखिए 500 क्वेश्चनों को। 500 क्वेश्चन आप एक दिन में पढ़ सकते हो। जब आपको पीडीएफ दूंगा तो एक दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो इनको। ठीक है, एक बार एक दिन का टाइम निकाल के देखिए, आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 181 नंबर क्वेश्चन से। 181 नंबर क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, 181 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कि निम्नलिखित में से सहजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को कहा जाता है आकृतिक निरूपण। क्या कहा जाता है? आकृतिक निरूपण कहा जाता है, यानी आकृति का निरूपण होना, आकृति का निरूपण करना, उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रतिबिंब का दूसरे में बदल जाना, उस तकनीक को कहा जाता है आकृतिक निरूपण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो प्यारे साथियों, एस चंद्रशेखर का जो नाम है वो आपका खगोल भौतिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको लगभग क्वेश्चन जो है ना ये मैं करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन खोज वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। इन क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है आपको। एस चंद्रशेखर है ना, उनका नाम खगोल और भौतिक विज्ञान के साथ जुड़ा है। खगोल भौतिकी जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है वो किसके ऊपर आधारित है, वो आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब आपकी जो कार होती है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर आपका 4 स्ट्रोक जो आपका इंजन है वो पाया जाता है। अच्छा, 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है? इसके अंदर जो भी आपका मतलब आप ईंधन देते हो, जो भी आप ईंधन देते हो, यानी जो पेट्रोल डीजल देते हो, वो 4 प्रक्रमों से गुजरता है, 4 प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले तो उस पेट्रोल को हम क्या करते हैं, पेट्रोल को डालते हैं। पेट्रोल को डालते हैं तो उसको कहा जाता है इनटेक क्रिया। इनटेक, पहले इनटेक होगा, उसके बाद उस पेट्रोल का संपीड़न होगा, यानी उस
आपका पेट्रोल है, डीजल है, उसको दबाया जाएगा, उसका संपीड़न होगा, उसका कंप्रेशन होगा, उसके बाद उससे चिंगारी उत्पन्न होगी जिसको बोलते हैं ज्वलन। चिंगारी उत्पन्न होगी और चिंगारी उत्पन्न होने के बाद में वो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और वो ऊर्जा क्या करेगी, आपकी मोटर गाड़ी को चलाने का काम करेगी। तो ये हो गया आपके 4 स्ट्रोक, यानी 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप का जो होता है ना उसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं। पहले डालते हैं, फिर उसका संपीड़न होता है, फिर उससे ज्वलन उत्पन्न होती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। और प्यारे साथियों, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक को क्या कहते हैं, ऑटो चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो चक्कर। इसका दूसरा नाम मान सकते हो आप, ऑटो चक्कर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। खगोल भौतिकी, तो आपको पता है प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था खगोल भौतिक विज्ञान से संबंधित आपके कौन है, एस चंद्रशेखर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग ज्यादातर कहाँ पर होता है, तो प्यारे साथियों रेफ्रिजरेटर में होता है, आपके फ्रिज के अंदर होता है। और CFC के कारण ही आपकी जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में कमी आ रही है। ठीक है ना, इसी के कारण ओजोन परत की मोटाई में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, अब ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। उत्तरी ध्रुव की जो आपकी खोज की गई थी प्यारे साथियों, वो रॉबर्ट पियरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। अब जो परमाणु होता है उसके नाभिक में आपके P और N पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में आपका कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक से संबंधित होते हैं। लेकिन आपका जो मेरोन नाम का जो कण है वो आपका परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, और मेरोन नाम का कोई कण भी नहीं है। मेरोन नाम का कोई आपका कण भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या दिक्कत है तेरे। 188, हाँ, कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। अधिकतम जैविक क्षति किसके कारण होती है। प्यारे साथियों, जो आपकी अधिकतम जैविक क्षति होती है, अधिकतम जो जैविक क्षति होती है वो गामा किरणों से होती है। यानी कहने का मतलब गामा जो किरणें होती हैं ये अत्यधिक जीवों का विनाश करती हैं। अत्यधिक जीवों का विनाश करती हैं गामा किरणें। अच्छा, गामा किरणों की खोज किसने की। पहले एक्स किरणों की खोज आपको याद रहनी चाहिए। एक्स किरणों की खोज की थी रोहंटजन ने। रोहंटजन ने खोज की थी। गामा किरणों की खोज की थी आपकी गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने, है ना। और बीटा और अल्फा किरणों की जो खोज की गई थी प्यारे साथियों, वो किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है 188 नंबर क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र यानी प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ऐसा कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु वाला है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसका नाम है आपका अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र नाम का जो प्रक्षेप अस्त्र है वो आपका वायु से वायु में किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित करने के काम आता है, किसी भी वस्तु को लॉन्च करने के लिए काम आता है। ठीक है, हवा से हवा में। पृथ्वी से पृथ्वी आपका पृथ्वी, पृथ्वी से वायु अग्नि, पृथ्वी से वायु आपका हो गया अग्नि। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। 190, एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज की प्यारे साथियों रोएंटजन ने। ये मैं अभी आपको बता के आया हूं, रोएंटजन ने। इसके साथ साथ हेनरी बेकुलर गामा और अल्फा और बीटा की खोज की थी रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन कि नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से
विमान वाहक की पहचान कीजिए। विमान वाहक यानी जो विमानों को ले जाता है, जो विमान यानी जो आपकी हवाई जहाज होती हैं, जो आपकी हवाई जहाज होती हैं उनको भी लेके जाने का काम करता है। वो भी आपकी उस हवाई जहाज भी आपकी उस हवाई जहाज भी उस नौसेना के जहाज के ऊपर उतरते हैं, तो उसका नाम है प्यारे साथियों, बताओ, INS विराट। INS जो विराट है प्यारे साथियों, इस INS विराट के ऊपर, INS विराट के ऊपर आपकी विमान भी उतरते हैं। ये विमानों को भी ले जाने का काम करता है INS विराट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का जो आविष्कार किया प्यारे साथियों वो आपको बताना है, और वायुयान का जो आविष्कार किया वो किया ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे, यानी बारूद का आविष्कार किसने किया? तो बारूद का आविष्कार किसने किया ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बारूद का जो निर्माण जो आविष्कार किया वो आपका क्या था? रोजर बेकन ने। रोजर बेकन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार, जेट इंजन का आविष्कार किया प्यारे साथियों किसने, वो आपको बताना है। तो सर फ्रैंक विठल, सर फ्रैंक विठल ने आपका जेट इंजन का क्या किया? आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका आंसर है ना, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आंसर आपको देखते ही याद हो जाना चाहिए, देखते ही आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये होगा, टाइम आपको नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 195 नंबर क्वेश्चन 195, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? सौर बैटरियों के अंदर कौन सा पदार्थ काम आता है? यानी सौर जो बैटरियां होती हैं जो सूर्य की ऊर्जा से चलती हैं, है ना, उसके अंदर आपका सिलिकॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। और दोस्तों इसी सिलिकॉन से आपकी आईसी चिप बनाई जाती है, जो कंप्यूटर के अंदर, टीवी, रेडियो के अंदर जो चिप आपकी आती है आईसी चिप, वो किसकी बनती है? सिलिकॉन की बनती है। और भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन सिटी है, भारत की सिलिकॉन सिटी है प्यारे साथियों, वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये बात भी कुछ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टिक्का का आविष्कार किसने किया था? या फिर आपको ये पूछ रहे चेचक का टिक्का किसने बनाया था? चेचक का टिक्का या फिर टिक्का किसने बनाया था? तो प्यारे साथियों एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने ही टिक्का, सर्वप्रथम टिक्का या फिर चेचक का टिक्का निर्मित किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप इन क्वेश्चनों को अनदेखा नहीं कर सकते, इन क्वेश्चनों का अनदेखा नहीं कर सकते दोस्तों। या तो आज पढ़ लो इन क्वेश्चनों को, या फिर अगली बार दोबारा पढ़ लेना। या तो आज पढ़ लो या अगली बार दोबारा पढ़ लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज पढ़ते हो या 1 2 3 साल बाद पढ़ते हो। अगर आज पढ़ लोगे तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए और आप नौकरी करने लगो। तो थोड़ा टाइम दिया करो अपने इस पढ़ाई के लिए, अपने मंजिल के लिए, अपने भविष्य के लिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफीटक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सफीटक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सफीटक होता क्या है। सफीटक होता क्या है? तो प्यारे साथियों जो सफीटक होता है वो सफेद पत्थर होता है, सफेद पत्थर, और ये एक कीमती पत्थर होता है, सफेद और कीमती पत्थर होता है। इससे मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, इससे मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये जो सफेद पत्थर होता है वो किसका रूप होता है? तो प्यारे साथियों वो सिलिका का रूप होता है। वो एक प्रकार की सिलिका ही होती है, वो एक प्रकार की सिलिका ही होती है, जिससे क्या बन जाता है? सफेद पत्थर बनता है, या सफेद पत्थर इसका रूप है। ठीक है ना, सिलिका का रूप क्या है? सफेद पत्थर या फिर स्फटिक। ये स्फटिक क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी मूर्तियां वगैरह बनती हैं। ठीक है, हाँ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो भाई साथियों आप सभी को पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपका टेलीफोन का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी मार्कोनी ने किसका किया? JL बेयर्ड ने किसका किया? इनके बारे में आप कमेंट में बताओगे, देखना चाहूंगा कितने दोस्त मेरे इसका आंसर बता पाते हैं।
कितने दोस्त इसका आंसर बता पाते हैं? जी मार्कोनी और जे एल बेयर्ड दोनों ने किसका आविष्कार किया? चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए थे? आपको पता है प्यारे साथियों, किसके लिए किए थे? तो जेटों का निर्माण करने के लिए, जेटों का निर्माण करने के लिए जो 150 ASU 30KI जो बहुउपयोगी जेट हैं उनका निर्माण करने के लिए भारत और रूस के बीच में क्या हुआ था, मतलब समझौता हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आपकी दृष्टि से नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे राफेल का जरूर पूछ सकते हैं, राफेल का, लेकिन राफेल का तो जापान के साथ हुआ है शायद, है ना, ये रूस के साथ थोड़ी है। ये पूछ सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता? अब दोस्तों ये जो 201 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका मानव शरीर से संबंधित आ गया। और मानव शरीर में भी सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? आपका पाचन तंत्र। पहला टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और प्यारे साथियों वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टॉपिक वाइज भी हो रहा है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो रहे हैं और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता? आमाशय से स्रावित कौन सा नहीं होता भाई? ये रहा अग्न्याशयी लाइपेज। ये जो अग्न्याशयी लाइपेज है इसमें अग्न्याशय नाम दे रखा है, इसका मतलब ये कहाँ से उत्पादित होता है? तो ये अग्न्याशय से उत्पादित होता है। अब अग्न्याशय हमारे शरीर में अलग होता है और आमाशय अलग होता है। अब ये दोनों अलग अलग हो गए ना, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा रेनिन जो होता है ना, रेनिन वो क्या करता है भाई? रेनिन हमारा जो हम बनाते हैं ना वो रेनिन के किसके लिए काम आता है? जो वैसे तो दूध को फाड़ने का काम करता है, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है आपका रेनिन। दूध को दही में बदलने का काम करता है। और आपने वो बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, याद नहीं आ रहा नाम, पनीर, हाँ सॉरी पनीर बनाने में भी किसका उपयोग होता है? इस रेनिन का उपयोग होता है। लेकिन प्यारे साथियों ये बड़े व्यक्तियों में नहीं पाया जाता। रेनिन हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। और ये जो रेनिन होता है ये केवल और केवल बच्चों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? बच्चों के अंदर पाया जाता है। और बड़े व्यक्तियों में रेनिन अनुपस्थित होता है और इस रेनिन की जगह आपका पाया जाता है HCl। ये बातें भी आपको कुछ ध्यान होनी चाहिए। पेप्सिन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, पेप्टाइड में बदलने का काम, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम। और ये जो जठर होता है प्यारे साथियों, ये जठर आपका क्या करता है? जठर लाइपेज जो होता है वो वसा का क्या करता है? आपका पाचन करता है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन आपका मंड को स्टार्च में बदलने का काम करता है, यानी मंड को माल्टोज में बदलने का काम करता है। माल्टोज में बदलने का काम करता है। मंड यानी स्टार्च, मंड यानी स्टार्च। तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। तो स्टार्च आपका प्रोटीन नहीं होता, ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा लाइसोजाइम जीवाणुओं को खत्म करने का काम करता है, जीवाणुओं को खत्म करने का काम करता है। लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है। तो पेप्सिन क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब आपको ये पूछ ले कि हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो हमारी लार में एक तो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और एक प्यारे साथियों लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। ये हमारी लार के अंदर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध के अंदर जो आपका प्रोटीन होता है प्यारे साथियों वो आपका होता है केसिन। केसिन नाम का जो प्रोटीन है वो आपका दूध में पाया जाता है। ये एक्टिन और जो मायोसिन है ये हमारी मांसपेशियों के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मांसपेशियों के अंदर।
ये हमारी मांसपेशियों के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो आपका जठर लाइपेज होता है प्यारे साथियों, ये जो जठर लाइपेज होता है ये आपका प्रोटीन नहीं होता, ये आपका प्रोटीन नहीं होता, ये आपका जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस होता है। ये एक रस होता है जो आपका जठर ग्रंथि से निकलता है। और एल्बुमिन जो होता है प्यारे साथियों वो आपका प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कहाँ पर होता है? हमारे रक्त के अंदर। रक्त का प्लाज्मा भाग होता है और उसी प्लाज्मा के अंदर आपका एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है। तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? केसिन। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आहार नाल के किस भाग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब स्रावण होता है? तो प्यारे साथियों, आमाशय जो होता है ना हमारा, आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। ये ग्रंथि एक रस छोड़ती है और उस रस को कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है? जठर रस। और ये जो जठर रस है इसके अंदर आपके पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl प्लस कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम कौन कौन से? जैसे लाइपेज एंजाइम हो गया, एमाइलेज एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। ये आपके एंजाइम होते हैं इस जठर रस के अंदर। और इसी जठर रस के अंदर आपका क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या करता है? तो HCl जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करता है। निष्क्रिय जो आपके एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम यानी इन एंजाइमों में से कुछ एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं तो उनको सक्रिय करने का काम भी कौन करता है? HCl करता है। ठीक है, ये कुछ HCl के काम होते हैं। HCl कहां से निकला आपका? यानी HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकला? तो आमाशय से निकला। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्लोराइड से आपका फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है प्यारे साथियों। और ये जो आपका लीवर सिरोसिस रोग होता है ये आपका लीवर से संबंधित रोग है। और ये लीवर सिरोसिस रोग होता कब है? जब हम ज़्यादा शराब का उपयोग करते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो हमारी लीवर खराब हो जाती है। उस रोग को कहा जाता है लीवर सिरोसिस रोग। दोस्तों बात करते हैं ग्लोसाइटिस रोग की। तो ये हमारी जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, हमारी जीभ के ऊपर जो छाले हो जाते हैं उनको कहा जाता है ग्लोसाइटिस रोग। और ये एक वायरस के कारण होते हैं। और उस वायरस का नाम आपको ध्यान रखना है हर्पिस। ध्यान रखना प्यारे साथियों, हर्पिस सिम्पटेक्स। हर्पिस सिम्पटेक्स, सिम्पटेक्स, हर्पिस सिम्पटेक्स नाम का एक वायरस होता है। और इसी वायरस के कारण आपका ये ग्लोसाइटिस रोग होता है। तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ रही होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ आपका दांत का इनेमल होता है। दांत का इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, दांत का इनेमल। इसको दांत का शिखर भी कहा जाता है, दांत का शिखर। दांत का शिखर हमारा सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, इनेमल। ठीक है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है? दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है प्यारे साथियों? तो दांत का जो आपका सर्वाधिक भाग आपका बना होता है वो बना होता है डेंटाइन का। किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो हमारे दांत का सर्वाधिक भाग जो होता है ना, इस इनेमल को छोड़ करके, इनेमल को छोड़ करके, इनेमल तो आपका दांत का ऊपर का भाग हो गया, इस प्रकार से दांत का इनेमल ऊपर का भाग हो गया, और जो बचता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन का बना होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनेमल किसका बना होता है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इनेमल किसका बना होता है। तो प्यारे साथियों, जो इनेमल आपका बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, CaPO4। CaPO4 कैल्शियम फास्फेट का आपका बना होता है इनेमल दांत का। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के जो दांत हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं प्यारे साथियों उनको कहा जाता है थिकोडेंट। मनुष्य के दांत को क्या कहा जाता है? थिकोडेंट कहा जाता है। और जो भी आपके जहरीले जो जीव होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया ना, मगरमच्छ हो गया, इसके जो जीव होते हैं यानी मगरमच्छ जैसे जो जीव होते हैं उनको, उनके दांतों को कहा जाता है हेट्रोडेंट। क्या कहा जाता है? हेट्रोडेंट कहा जाता है। और डाइफाइवडेंट जो है ना, वो आपके जैसे हाथी हो गया या फिर कोई भैंस हो गया, ऊंट हो गया, उनके दांतों को डाइफाइडेंट कहा जाता है। और जो आपके मगरमच्छ हो गया, मतलब शेर हो गया, चीता हो गया, इनके दांतों को हेट्रोडेंट कहा जाता है। और हमारे दांतों को क्या कहा जाता है? थिकोडेंट कहा जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 111 211 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। दांतों का अध्ययन, तो साथियों ध्यान रखना, दांतों का जो अध्ययन है वो ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। किसके अंदर? ओडेंटोलॉजी में। ओडेंटोलॉजी में आपका दांतों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में आपका अस्थियों का अध्ययन होता है, यानी हड्डियों का अध्ययन। मायोलॉजी के अंदर आपका मांसपेशियों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी में आपका मांसपेशियों का अध्ययन। उसके साथ साथ दोस्तों हिपेटोलॉजी में आपका ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हिपेटोलॉजी के जैसे ही एक आपको नाम याद रखना है, हिमेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हिपेटोलॉजी में तो ऊतकों का अध्ययन होता है और हिमेटोलॉजी में आपका होता है प्यारे साथियों किसका? हिमेटोलॉजी में आपका होता है रक्त का अध्ययन। अब देखो, हिम से हीमोग्लोबिन, हिम से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आपका किसके अंदर पाया जाता है? रक्त के अंदर। इस प्रकार से याद रख सकते हो, हिम यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आपका रक्त में के अंदर होता है। इसका हिमेटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दांत किसके बने होते हैं? तो दांत आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ये तो आप सभी को पता है। दांतों के अंदर क्या पाया जाता है? दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कौन आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आपका उपयोगी होता है दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? दांतों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दांतों के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो तत्व तो आपका एक तो होता है आपका कैल्शियम और एक होता है आपका फास्फोरस। तत्व की अगर बात करते हैं तो आपका फास्फोरस और कैल्शियम काम आता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के रूप में आपकी काम आती है प्यारे साथियों ओसिन नाम की प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन दांतों का निर्माण करती है। अभी मैंने आपको बताया था एक्टिन और मायोसिन नाम की जो प्रोटीन है प्यारे साथियों, वो आपकी मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? मांसपेशी के अंदर। और हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन है वो आपकी पाई जाती है डीएनए के अंदर। किसके अंदर? डीएनए के अंदर, यानी गुणसूत्र के अंदर। ये किसके अंदर होती है? आपकी गुणसूत्र के अंदर होती है। ध्यान रखना, हिस्टोन नाम की प्रोटीन। और ग्लोबिन नाम की कोई प्रोटीन ही नहीं होती, ग्लोबिन होती है वो। ठीक है, ग्लोबुलिन होती है वो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओसिन ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, पहला दे रखा है कि स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नहीं भाई, स्थायी दांतों की संख्या तो 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या तो कितनी होती है? 32। यानी जब हमारे 32 दांत आ जाते हैं तो वो कभी टूटते नहीं है, वो अस्थायी होते हैं। ये जो 20 दांत होते हैं स्टार्टिंग में जब बच्चे के आते हैं वो तो क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। तो यही बात आपकी क्या है? गलत है। यही बात आपकी क्या है? गलत है। अगले देख लो, अस्थायी दांतों की संख्या 20, बिल्कुल ये टूट जाते हैं। उसके बाद दोबारा जो दांत आते हैं वो कितने आते हैं? 20 आते हैं। दोबारा फिर से 20 आ जाते हैं, लेकिन ये 20 फिर उसमें कुछ समय के बाद इसमें 28 हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ये 32 हो जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं, द्विवारदंती। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। कुल केनाइन या फिर रदनकों की संख्या 4 होती है। बिल्कुल, 2 नीचे वाले होते हैं, 2 ऊपर वाले होते हैं, टोटल 4 होते हैं। यानी जो हमारे नुकीले, रदनक का मतलब नुकीले जो आपके दांत है उसको कहते हैं रदनक दांत। तो नुकीले आपके 2 तो ऊपर के जबड़े में है और 2 नीचे के जबड़े में है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे निकल गया क्या? चल कोई बात नहीं, पीछे कर लेता हूं वापस। हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है? गजदंत के रूप में कौन सा दांत बाहर निकला होता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, गजदंत के रूप में जो आपका ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर दांत होता है, ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर दांत होता है वो आपका बाहर निकला होता है। ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर दांत होता है वो आपका बाहर निकला होता है हाथी के गजदंत में। इंसाइजर का मतलब आपका कृतंक होता है। क्या होता है? कृतंक। हिंदी में इसको कृतंक बोलते हैं। ऊपरी जबड़े का इंसाइजर, ध्यान रखना, ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर है वो हाथी में हाथी दांत के रूप में बाहर निकला होता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, दांत के कार्यों का मिलान करना है। चलिए देखिए, कृतंक दांत क्या करते हैं? तो कृतंक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक दांत चीर फाड़ करने का काम करते हैं। इसीलिए रदनक दांत आपके किसके अंदर होते हैं? ज्यादा जो आपके रदनक दांत हैं वो ज्यादा मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। और मोल्डर और प्री मोल्डर है वो आपके क्या करते हैं प्यारे साथियों? भोजन को चबाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो आपका ये समझ में आ गया होगा। कृतंक यानी काटने का, और केनाइन यानी चीरफाड़ करने का, और प्री मोल्डर और मोल्डर आपके भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन,
217 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। हमारे मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। एक तो पीछे कान की तरफ पाई जाती है, एक जीभ के नीचे पाई जाती है, और एक हमारे दोनों गाल होती है ना, दोनों गाल, उसमें पाई जाती है। तो एक जोड़ी तो ये हो गई, एक कानों की तरफ हो गई और एक जीभ के नीचे हो गई। तो कितनी जोड़ी हो गई? 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लार का यहां पर पीएच नाम आएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान आपका 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। इसीलिए लार को प्यारे साथियों अम्लीय प्रकृति का माना जाता है। कौन सी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, लार का पीएच मान आपका होता है 6.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, लार के अंदर आपका एक तो टाइलिन और एक लाइसोजाइम, दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये मंड को माल्टोज में बदलने का काम करता है। मंड को माल्टोज, मंड का मतलब स्टार्च, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को खत्म करने का काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्टार्च यानी मंड को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को मंड में बदलने का, स्टार्च यानी जो मंड होता है उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन करवाए, 20 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक के करवाए और 20 क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड टॉपिक के करवाए। उम्मीद कर सकता हूं दोनों टॉपिकों का आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों, ये जो आपका मानव शरीर वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों। ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना आपका इसी में से है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी आपका मतलब ये 300 क्वेश्चन जो आगे बचे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ से मदद मिले। उम्मीद कर सकता हूँ आज का मेरा जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, थोड़ा काम का लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत के ऊपर आप ये मानते हैं कि हाँ मेहनत जरूर की है, और सच में बताऊँ मेहनत तो की है प्यारे साथियों, क्योंकि 40 क्वेश्चन लिखे हैं, आपके सामने पढ़ाया है, फिर आपने देखे हैं, तो मेहनत तो आपने भी की है, मैंने भी की है। तो थोड़ा सा इस मेहनत का फल दो, क्लास को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।